दोस्तों, अगर जीवन की शुरुआत में ही हमें हिंसा, उपेक्षा या प्यार की कमी का सामना करना पड़े तो हमारे दिमाग की बुनियादी वायरिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसे ही मनोविज्ञान में ट्रॉमा कहते हैं। दोस्तों, ट्रॉमा वो खतरनाक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वो लगातार खतरे में है, वो पागल हो जाएगा या कोई उसको चोट पहुंचा देगा। दोस्तों, ट्रॉमा दो प्रकार के होते हैं, सिंपल ट्रॉमा या कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। सिंपल ट्रॉमा किसी एक सिंगल इवेंट से होता है, जैसे एक्सीडेंट या कोई डकैती या घटना या लूटपाट की घटना। इस तरीके की घटने से व्यक्ति के अंदर ट्रॉमा हो जाता है जो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन वो एक सिंगल इवेंट ट्रॉमा रहता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा इससे ज्यादा जटिल और सूक्ष्म और सटल तरीके से होता है। एक ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे का पलना बढ़ना जो लगातार प्यार की कमी, उपेक्षा और नेग्लेक्ट का इन्वायरमेंट हो, जहां बच्चा लगातार अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाने में असुरक्षित महसूस करता हो, अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस न कर पाए। धीरे धीरे ऐसा इन्वायरमेंट 15, 20, 30 साल में व्यक्ति के मन में चाइल्डहुड ट्रॉमा को क्रिएट करता है। दोस्तों, इन चीजों से ओवरकम करने के लिए, इसको कोप अप करने के लिए जो हम 4 कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं वो है, पहला फ्लाइट यानी भाग जाना, दूसरा फाइट यानी लड़ना, तीसरा फ्रीज यानी कि जम जाना, और चौथा फॉन यानी सामने वाले व्यक्ति को पीपल प्लीजर बिहेवियर करना या उसको सामने वाले को ज्यादा एक्सेसिवली ध्यान देना अपनी नीड की कीमत में। दोस्तों, ये 4 अडाप्टेशन मैकेनिज्म फाइट, फ्लाइट, फॉन और फ्रीज बचपन में हमें बचाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वयस्क जीवन के ऊपर बढ़ते जाते हैं यही 4 कोपिंग मैकेनिज्म हमारे लिए जी का जंजाल बन जाते हैं और ये हमारे रिश्ते को बहुत ज्यादा प्रभावित करते रहते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। दोस्तों, बचपन में जब बच्चा न भाग पाता है न लड़ पाता है तो वो फ्रीज हो जाता है, यानी वो अपनी भावनाओं को जमा देता है, उसे दबा देता है। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा को पैदा करने के लिए 4 वातावरण जिम्मेदार हैं, जिसमें पहला है अब्यूज। इसमें फिजिकल, मेंटल, वर्बल और इमोशनल अब्यूज शामिल होते हैं। फिजिकल अब्यूज में बच्चे को मारना पीटना और वर्बल अब्यूज में उसको डांटना, सुनाना, ताना मारना, इन जैसे चीजें शामिल हैं। वहीं दूसरा रीजन है अबेंडनमेंट, यानी माता पिता का बच्चे को छोड़ दिया जाना। तीसरा रीजन है नेग्लेक्ट, यानी बच्चे को ध्यान न दिया जाना। दोस्तों, इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स अपने बच्चे का फिजिकल नीड्स तो फुलफिल करते हैं, उनको स्कूल में भर्ती करा देते हैं, उनको बीमारी में इलाज कर देते हैं, लेकिन वो उसके मेंटल इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर देते। ऐसे इमोशनली इमेच्योर, नार्सिसिस्टिक, सेल्फ अब्सॉर्ब और सेल्फ ऑब्सेस्ड पेरेंट्स के कारण बच्चा धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से कटने लगता है और अपने ही आप में अंदर अंदर धीरे धीरे घुटने लगता है और अपनी भावनाओं को वो अपने मन में दबाना शुरू कर देता है। दोस्तों, चौथा कारण है स्वीकृति का अभाव। दोस्तों, इसमें शामिल है बच्चे को तंग करना, चिढ़ाना, अपमान करना या बार बार अपने बच्चों को यह कहना कि हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं आता, हमारे बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते, इनको कुछ नहीं आता, ये तो सालिग्राम है, ये तो ऐसा है वैसा है। दोस्तों, ये कितने शर्म और लज्जा की बात है कि तथाकथित सम्मानी, इज्जतदार और तथाकथित रूप से प्रेम करने वाले पेरेंट्स अपने बच्चे का इस तरीके से अपमानजनक निकनेम लगते हैं और उसे लगातार चिढ़ाते रहते हैं, उसका मेंटल अब्यूज करते रहते हैं। दोस्तों, जब बचपन में बच्चे को ये पता ना हो कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं होता, उनका सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप नहीं होता, तो उसके आसपास के इन्वायरमेंट उसके बारे में जो भी बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उसे ही बच्चा सच समझने लगता है, क्योंकि वो अपने केयर गिवर पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। अगर किसी बच्चे को किसी एक निकनेम से चिढ़ाया जाता है या उसे यह बताया जाता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो या तुम गुस्सैल हो, तो बच्चा उसे ही अपनी पर्सनालिटी का अस्तित्व समझ लेता है और उस शब्द से और उस पर्सनालिटी से अपने आप को एसोसिएट करने लगता है और उसे ही अपना रियल आइडेंटिटी समझने लगता है। दोस्तों, इस तरीके से एक बच्चा अपने रियल सेल्फ से धीरे धीरे कटने लगता है और उसका पर्सनालिटी पूरी तरीके से डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बचपन में सभी बच्चे मासूम, अबोध और वल्नरेबल होते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में 18 साल से नीचे के सभी बच्चे फाइनेंशियली वल्नरेबल हैं, वो अपने माता पिता पर डिपेंडेंट हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अपने लिए जॉब भी तलाश नहीं सकते। और भारत में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने के लिए ग्रेजुएशन तो मिनिमम है। तो इस तरीके से अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो भारत में 20 से 22 साल तक बच्चा फाइनेंशियली माता पिता पर डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसे में इमोशनली इमेच्योर, नार्सिसिस्टिक, कनिंग पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं, बेयर मिनिमम, जिसमें उसका सर्वाइवल हो, और उन पैसे को देते समय उसे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे उसके ऊपर एहसान किया जा रहा हो। दोस्तों, इन चारों अब्यूज, अबेंडनमेंट, नेग्लेक्ट और स्वीकृति का अभाव का इन चारों का मन पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो बचपन के साथ साथ वयस्क जीवन में भी प्रवेश कर लेता है और पूरी लाइफ ये सस्टेन करता है। इन चारों से कोपिंग करने के लिए बच्चा फाइट, फ्लाइट, फॉन और फ्रीज जैसे चीजों का उपयोग करता है। दोस्तों, इस तरीके से बच्चा हर वक्त डर में जीना सीख जाता है
और फाइट फ्लाइट फ्रीज ही उसका नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। दोस्तों इस तरीके के अब्यूज का असर आसानी से नहीं जाता और ये वयस्क जीवन में भी प्रवेश करता है। भले ही आपकी शारीरिक उम्र बढ़ गई हो, 30, 35, 40 की हो, लेकिन मेंटल एज आपका फिक्सेट हो जाता है। इसे ही साइकोलॉजी में फिक्सेशन कहते हैं। दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड और अदर साइकोलॉजिस्ट फिक्सेशन को एक्सप्लेन करते हुए यह बताते हैं कि बच्चा फिजिकली तो बढ़ जाता है लेकिन भावनात्मक स्तर पर वो उस जगह पर, उस एज पर अटक जाता है जहां उसे पहली बार ट्रॉमा या आघात महसूस हुआ हो। इसे ही हम फिक्सेशन कहते हैं। दोस्तों और इस तरीके के ट्रॉमा सर्वाइवर व्यक्ति को जब भविष्य में दुख या असहजता महसूस होती है तो वो वापस से उसी एज में जाकर के फिक्सेट हो जाता है और वही कोपिंग मैकेनिज्म फाइट फ्लाइट फ्रीज को अपनाता है और उसी पे रिलाई करता है, यानी लड़ो या भागो या जम जाओ और अपनी भावनाओं को दबा दो। इसीलिए हम बहुत सारे वयस्क व्यक्तियों को भी बच्चे की तरह बर्ताव करते हुए हम देखते हैं और वो ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, या तो वो अपने प्रॉब्लम से भागते रहते हैं, या तो वो अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, या पूरी तरीके से उससे एस्केप कर जाते हैं। दोस्तों व्हाट हैपेंड टू मी किताब में डॉक्टर ब्रूस पेरी हमें यह बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा नीचे से ऊपर की तरह काम करता है। दोस्तों दिमाग के सबसे निचले स्तर में होता है ब्रेन स्टेम, जो कि हमारे सांस लेना, दिल की धड़कन, तापमान, इन चीजों को नियंत्रित करते हैं। ये समय का कॉन्सेप्ट नहीं जानता, ये सही गलत को नहीं समझ पाता। ये ब्रेन खतरा महसूस करते ही तुरंत प्रतिक्रिया देता है। और वहीं दिमाग के सबसे ऊपर स्तर पर होता है कॉर्टेक्स, जो थिंकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जैसे चीजों के लिए इन्वॉल्व रहता है। इसे समय और सही गलत का ध्यान रहता है। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई तनाव या खतरा महसूस होता है तो हमारे दिमाग का सबसे निचला स्तर यानी कि ब्रेन स्टेम एक्टिवेट होता है और हम पहले महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बाद उन चीजों पर सोचते हैं। दोस्तों इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों माइक नाम का एक बुजुर्ग और पूर्व सैनिक था जिसने कोरिया के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड सैली के साथ रोड पर जा रहा होता है। उसी समय मोटरसाइकिल में फट फट जैसे गोलीबारी की तरीके से आवाज निकलने लगती है तो माइक जमीन पर लेट जाता है और वो चिल्लाने लगता है। दोस्तों भले ही माइक को कोरिया के साथ युद्ध में काफी दशक बीत गया हो, काफी समय बीत गया हो, लेकिन वो बुलेट जैसे आवाज को युद्धबारी का या खतरे का संकेत समझता है और उसका दिमाग उसी तरीके से रिएक्ट करता है। उसके दिमाग का सबसे निचला हिस्सा ब्रेन स्टेम उसे खतरे का महसूस कराता है और वो लेट जाता है और चिल्लाने लगता है। जब तक ये इंफॉर्मेशन उसके दिमाग तक पहुंचे यानी कॉर्टेक्स तक पहुंचे तब तक वो प्रतिक्रिया दे चुका होता है। दोस्तों जीवन के शुरुआती अनुभव हमारे आगे के जीवन में काफी असर डालते हैं। एक बच्चे का दिमाग बचपन में तेज गति से आगे बढ़ता है। एक नवजात बच्चे के पास 86 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और वो लगातार कनेक्शंस बनाते रहता है। इसीलिए शुरुआती अनुभव प्यार, उपेक्षा, नेग्लेक्ट या अभाव उसके जीवन के दशा और दिशा और उसके जीवन की दृष्टि को तय करते हैं। दोस्तों बच्चा भले ही कुछ ना बोल पाए, ना कुछ कह पाए, ना कुछ समझ पाए, लेकिन वो धीरे धीरे आसपास के माहौल को, इन्वायरमेंट को, एनर्जी को, गुस्से को, टोन को, इन सारी चीजों को लगातार एब्जॉर्ब करते रहता है और इन सारी चीजों को अपने दिमाग में स्टोर करते रहता है। दोस्तों किसी बच्चे का पिता शराबी है और हिंसक है तो उस शराब के गंध को, हिंसा को ट्रॉमा के रूप में रजिस्टर कर लेता है और भविष्य में जब भी वो किसी व्यक्ति से मिलता है जो उसी तरीके का आवाज और उसी तरीके का गंध रखता है तो वो उस व्यक्ति को भी खतरे के रूप में महसूस करने लगता है और वो उससे डरने लगता है और उसका ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो जाता है और वो वापस से फाइट फ्लाइट फ्रीज और फॉन जैसे कोपिंग मैकेनिज्म की तरह लौट जाता है और वो अपने बचपन के ट्रॉमा वाले एज में जाकर के फिक्सेट हो जाता है। दोस्तों बचपन में हमारा दिमाग आवाज, गंध, चेहरा, स्पर्श और भावों का एक विशाल कैटलॉग बनाता है और जब भी हम किसी आवाज, चेहरा, गंध के साथ पॉजिटिव इमोशन रखते हैं तो उसके साथ दिमाग में ये कोडिंग हो जाता है कि हम यहाँ पे सेफ हैं और जब भी किसी चेहरा, आवाज, गंध के साथ हमारा निगेटिव इनकाउंटर हुआ रहता है तो उसको हमारा दिमाग खतरे के रूप में रजिस्टर कर लेता है और भविष्य में जब हम उसी तरीके के आवाज, गंध, चेहरे या स्पर्श को हम देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे खतरा या सेफ्टी के रूप में ट्रीट करता है और उस हिसाब से हमारा बॉडी का रिस्पांस होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज के वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा को समझा और उनके प्रकारों को समझा। दोस्तों आगे के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है इसको और डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।